हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सब बढ़िया हो ना? सो चलिए, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सी सेट में। इस टॉपिक का वेटेज मेरे हिसाब से एग्जाम में 6 मार्क्स का होना चाहिए, 6 मार्क के क्वेश्चन यहां से आने चाहिए। और बच्चों, ये टॉपिक बेहतरीन क्यों है? मतलब बोलना चाहिए कि इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे क्यों इंस्टीट्यूट ने ये टॉपिक आपके मॉड्यूल में डाला हुआ है, सिलेबस में डाला हुआ है। सो बेसिकली जब मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करता हूं, व्हेन आई वर्क एज अ कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं। लाइक जब मैं प्रैक्टिस में हूं, ठीक है, तो बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं। कोई मुझे बोलता है कि यार दुष्यंत सर, मैंने ना स्टार्टअप खोला हुआ है। तो फिर मैं उससे बोलता हूँ, यार ये स्टार्टअप क्या है? मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है ये स्टार्टअप। अच्छा, स्टार्ट ऊपर जाके कुछ स्टार्ट करते हो क्या? फिर कोई बोलता है कि दुष्यंत सर, यू नो व्हाट सर, मैं ना शेड्यूल कास्ट से हूं और मैं ना सर बिजनेस करना चाहता हूं। सर मुझे बताइए, क्या मेरे लिए सरकार मेरा कुछ ख्याल रखती है? सरकार ने मेरे लिए कुछ किया है? अच्छा भैया, तो आप शेड्यूल कास्ट से हो। सर मैं ना वुमेन हूं, मेरे लिए कुछ सरकार ने कुछ किया है, कुछ सोचा है मेरे लिए? सर मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, सर मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट में जॉब नहीं मिलता। मैडम आप बिजनेस कीजिए। ठीक है सर, मैं बिजनेस तो कर रहा हूं, बट सरकार ने मेरे लिए किया क्या है? ओके। फिर मेरे पास कोई आता है और बोलता है कि सर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बड़ा काम करना चाहता हूं, मेरी कंपनी नई नई है, क्या सर मुझे कुछ लोन वोन मिलेगा? रियायती दरों पे क्या मुझे कोई लोन मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, ओके। तो आप किसी और के पास नहीं गए हो, आप एक एक्सपर्ट के पास आए हो। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरे पास सब चीजों की लिस्ट है। सरकार ने, मोदी जी ने आपके लिए क्या क्या किया है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सो यस दोस्तों, बेसिकली कई स्कीम्स सरकार ने, हमेशा याद रखिए, व्यापार को प्रेरित करने के लिए, व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हुई हैं। यस, और आप लोग चूंकि सीसेट में हो तो आपको ये स्कीम्स भली भांति पता होना चाहिए। आप आगे जाके सीएस बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके क्लाइंट ने अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि ये स्कीम्स आगे जाके चेंज होंगी, लेकिन यहाँ पे आपका बेस तो बन जाएगा। आपको पता भी चलेगा कि भाई हमारी सरकार ने बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग टाइप की नीतियां बनाई हैं। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका श्रेय मैं मोदी जी को देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनकी स्कीम्स के लिए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। बट आपको पता है, जैसे कि मेक इन इंडिया, अगर आप मेक इन इंडिया देखें तो मेक इन इंडिया का डेटा निकालें तो मेक इन इंडिया ने मेक इन इंडिया के कारण भारत में बहुत बड़ी क्रांति आई है। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली वुमेन को और एसटी एससी के लोगों के लिए ये स्कीम, ये सस्ते दरों में लोन बेसिकली दिए गए हैं कि भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप को चुने। क्योंकि आप सबको पता है जॉब हर आदमी को नहीं मिलता, जिसको, और हर आदमी जॉब करना भी नहीं चाहता। तो मोदी जी ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं बच्चों। मुद्रा लोन, सस्ते रेट्स पे आपको लोन मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो बहुत सारे, फिर इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट दी गई है नए नए जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज के लेक्चर में ये सारी चीजें बच्चों आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टे विथ मी थ्रू आउट द लेक्चर। इस लेक्चर के बाद बच्चों मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने पापा जी को भी जाके बोलेंगे कि पिताजी आप ऐसा वाला लोन क्यों नहीं ले रहे हो, आप भी तो स्टार्टअप में आते हो। सो लेट्स सी बच्चों, विल बी डिस्कसिंग। शैल वी स्टार्ट? चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेक इन इंडिया। भाई ऐसा है कि मेक इन इंडिया से कुछ नहीं होने वाला, देश बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी को कुछ नहीं आता। भैया मैं बता दूं, आलू की फैक्ट्री लगाओगे और सोना निकालेंगे हम। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने बच्चों मेक इन इंडिया स्कीम का बहुत मजाक उड़ाया। मेक इन इंडिया एक ऐसी स्कीम थी जिसका उद्देश्य ये था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। ठीक है, सितंबर 2014 में ये स्कीम लॉन्च की गई। मोदी जी 2014 मई 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से उन्होंने टारगेट किया कि नहीं यार, हमको बेसिकली हमको ग्लोबल पृष्ठभूमि में इंडिया को हमको चिन्हित करवाना है कि भाई इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। और बेसिकली चाइना को पटकनी देने के लिए ये मेक इन इंडिया चीज की, या मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत
सैमसंग हो, मतलब कंपनी फॉरेन की हो सकती है, मतलब कंपनी फॉरेन की हो सकती है, इसका मतलब कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है या कंपनी की पेरेंट कंपनी है वो फॉरेन की हो सकती है। बट हम यही चाहते हैं कि भैया आप कहीं की भी कंपनी हो, आप मैन्युफैक्चर कहां पे करें, इंडिया में करें, और इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडियन बाजारों में, डोमेस्टिक मार्केट में भी आप क्या करें, सेल करें, और इंडिया में मैन्युफैक्चर करके आप सामान को क्या करें, बाहर एक्सपोर्ट भी करें। ऐसी हमारी नीयत थी मेक इन इंडिया लॉन्च करने के पहले, ठीक है। भारत में एफडीआई बढ़ाना, एफडीआई इज व्हाट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक और उद्देश्य था मेक इन इंडिया का, इंडिया में क्या कराना, पहले तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना, करवाना, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और दूसरा जो मकसद था मेक इन इंडिया का वो क्या था, भारत में एफडीआई, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि सैमसंग, आप सबको पता है कि ये कौन सी कंपनी, कोरियन कंपनी है, ठीक है, कोरियन कंपनी है। तो जो सैमसंग कोरियन कंपनी है, जो इसकी जो मेन कंपनी होगी सैमसंग कोरिया लिमिटेड, जो भी है, ये कोरियन कंपनी है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई इंडिया में एक कंपनी बने, इंडिया में एक कंपनी बन जाएगी सैमसंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी कहां बनेगी, दिस वुड बी एन इंडियन कंपनी, सैमसंग इंडिया लिमिटेड वुड बी एन इंडियन कंपनी, ठीक है। इंडियन, आपको पता है ना, जो कंपनी इंडियन कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, दैट्स एन इंडियन कंपनी। और ये सैमसंग कोरियन कोरिया लिमिटेड जो है, तो सैमसंग इंडिया लिमिटेड मान लीजिए 200 शेयर्स हैं, तो ये पूरे 200 के 200 शेयर कौन खरीदेगा, ये खरीदेगी सैमसंग की कोरिया वाली कंपनी। तो सैमसंग की कोरिया वाली कंपनी, सैमसंग की कोरिया वाली कंपनी, सैमसंग की कोरिया वाली कंपनी सैमसंग इंडिया लिमिटेड में क्या करेगी, शेयर खरीदेगी। शेयर खरीदने के लिए क्या करेगी, वो फॉरेन करेंसी लेके आएगी। तो कोई भी इंडियन कंपनी में जब कोई फॉरेन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल मेरा जो डिस्कशन का केंद्र बिंदु है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो भाई साहब थोड़ा सा समझा, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। हम चाहते हैं कि भाई आप कंपनी कहीं के भी हो, बट मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है तो प्लीज कम टू इंडिया, मेक इन इंडिया। सो चाइना को बेसिकली हराना है, मेक इन इंडिया पॉलिसी लाना है। सो लेट्स सी इस बेसिकली अब स्कीम में हुआ क्या। इस स्कीम के तहत हमने जो अलग अलग कंपनी, जैसे बच्चों इंडिया में आपको पता है पहले फॉरेन कंपनीज को या फिर जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहता था, हम लोग रेड टेप ट्रीटमेंट देते थे। रेड टेप ट्रीटमेंट मतलब बच्चों लाल फीता ट्रीटमेंट, मतलब उसको ना इतने सारे लाइसेंसेस की जरूरत होती थी ना। अगर आपको इंडिया में कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है तो बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए। लेकिन मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हमने कंपनीज को टैक्स में रिलीफ दिया, और हमने लाइसेंसेस को लगभग हटा ही दिया कि भाई आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, सो अब इतनी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली आइए, अपना प्लांट लगाइए। और सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम लेके आए हैं। कौन सा अप्रूवल सिस्टम, सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम। सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम मतलब एक ही विंडो पे आप, जैसे कई बार जैसे मॉल्स होते हैं, मॉल्स बेसिकली सिंगल विंडो अप्रूवल होते हैं। सिंगल विंडो क्यों, आप मॉल के अंदर चले जाइए, आपको शर्ट भी मिल जाएगी, पैंट भी मिल जाएगा, जूते भी मिल जाएंगे, आपको चश्मा भी मिल जाएगा, आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा ना। सिंगल विंडो क्लियरेंस में भी वैसे ही होता है। आप गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, वहीं से आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा, वहीं से आपको एफडीआई का अप्रूवल मिल जाएगा, वहीं से आपको दुनिया भर के अप्रूवल मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें सिंगल विंडो के अंदर आ गई हैं, और बहुत सारी चीजें सरकार ला रही है। सो गवर्नमेंट कुल मिला के काफी कुछ कर रही है, किसके लिए बच्चों, मेक इन इंडिया को एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी बनाने के लिए। अभी कल ही आपको अगर याद हो, आप करंट अफेयर्स में ही पढ़ा होगा, 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट के ऊपर राजनाथ सिंह सरकार ने बैन लगा दिया है। क्यों लगाया 101 डिफेंस, ये उसमें मेनली जो बंदूक वगैरह होती है ना, ये AK-47 और जो बंदूकें होती हैं, इसके बेसिकली इंपोर्ट पे सरकार ने, इस टाइप की बंदूकों के और गोलियों के इंपोर्ट पे सरकार ने बैन लगाया। क्यों लगाया बैन, हमको नहीं चाहिए फॉरेन से, हम कहां पे बनाएंगे वो चीज, इंडिया में बनाएंगे। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, इन सबको गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग भी बड़े बड़े तोप बनाइए, एयर वो फाइटर जेट्स बनाइए, एंड दीज कंपनीज आर रियली वर्किंग हार्ड कि भाई इंडिया में भी आप फाइटर जेट्स जैसी चीजें
बनने लगे। एनीवे, सो लेट्स सी, initiatives taken by the government of India to strengthen entrepreneurship in India are as follows। ठीक है, देखते हैं भाई, इंडिया में बनाओ और रोजगार दो लोगों को, जय मोदी जी। तो बेसिकली हमारा इंटेंशन ये है कि चीजें ज्यादा से ज्यादा कहां पे बने, इंडिया में बने। मेड इन चाइना खत्म हो, मेड इन इंडिया शुरू हो। सो पहली स्कीम जो है मेक इन इंडिया स्कीम है। ठीक है, क्या बोलती है मेक इन इंडिया स्कीम? बिजनेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड नॉट मियरली द अमेरिकन कंसीडर मेक इन इंडिया एज ब्रेक थ्रू पॉलिसी ऑफ इंडिया। सारी दुनिया के लोग, सिर्फ अमेरिकन ही नहीं, सारी दुनिया के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं किस चीज की? मेक इन इंडिया की। द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम? सितंबर 2014, आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर। मतलब देखिए बच्चों, हमारी आईसीएसआई भी मोदी गवर्नमेंट की काफी तारीफ करती है। मतलब आईसीएसआई की बुक में ऐसा लिखा है, और मैं तो तारीफ करता ही हूं, क्योंकि जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ हम करते हैं। As a national program, the Make in India initiative is aimed at transforming India into global manufacturing hub। मैंने जैसा कि अपने डिस्कशन में बताया कि भाई पॉलिसी का एम क्या है? इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाना। एंड कंटेन इन द ड्राफ्ट प्रपोजल्स। अच्छा, ड्राफ्ट प्रपोजल्स है। ड्राफ्ट प्रपोजल्स मतलब ये प्रपोजल सुझाए गए हैं गवर्नमेंट को, मतलब ये फाइनल कब होंगे? जब गवर्नमेंट इनको अप्रूव कर देगी। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ लोकल एंड फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस इन 25 की आइडेंटिफाइड एरियाज। मतलब लोकल इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। सो मेक इन इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया के अंदर 25, यहां से एमसीक्यू आ सकता है कि मेक इन इंडिया के अंदर कितने की सेक्टर्स पे हम फोकस करने वाले हैं? सो टोटल 25 की सेक्टर्स पे हम फोकस करने वाले हैं मेक इन इंडिया के अंदर। ठीक है, कौन कौन सेक्टर है वो? ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, आईटी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा भी दूसरे सेक्टर हैं, बट ये मेन सेक्टर्स हैं जहां पे हम क्या करने वाले हैं? मेक इन इंडिया के अंदर फोकस करने वाले हैं। विद दिस स्कीम द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड एफडीआई लिमिट, और इस स्कीम के टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या है? अब बच्चों आपको पता है ना कि एक कंपनी में मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? तो इसके लिए एक चीज होती है सेक्टरल कैप। याद रखिएगा बच्चों, सरकार ने फिक्स किया हुआ है कि एक कंपनी में मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? इसको बोलते हैं अपन एफडीआई कैप। ठीक है, और अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग लिमिट है। के लिए अलग अलग लिमिट है। ठीक है, याद रखिएगा, अलग अलग सेक्टर्स के लिए लिमिट क्या है? अलग अलग है। वेगड़े वेगड़े सेक्टर, वेगड़ी वेगड़ी लिमिट। ओ अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग लिमिट है। एग्जांपल, आईटी इंडस्ट्री। अगर इंडिया में कोई आई कंपनी है जैसे जेड लिमिटेड, इस जेड लिमिटेड में फॉरेन की कंपनी एप्पल लिमिटेड इन्वेस्ट करना चाहती है, तो 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है। ठीक है, मतलब जेड लिमिटेड के 100% शेयर कौन खरीद सकती है? एप्पल लिमिटेड। उसी प्रकार से अगर मान लो जेड लिमिटेड एक मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर है, मल्टी ब्रांड रिटेल मतलब डीमार्ट जैसे मल्टी ब्रांड रिटेलिंग कंपनी है। सो जेड लिमिटेड अगर मल्टी ब्रांड रिटेल है, तो उसमें एप्पल लिमिटेड जो है वो मैक्सिमम 51% शेयर ही खरीद सकती है। क्यों? क्योंकि एफडीआई की लिमिट रिटेल सेक्टर के लिए अभी जो है वो मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर के लिए अभी कितनी है? 51%। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट अंदाजन मेरे हिसाब से 51% है। सो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? अच्छा मुझे बताइए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में ज्यादा कब आएगा? फॉरेन की कंपनी ज्यादा कब आएंगी आपकी कंट्री में? जब ये एफडीआई की लिमिट किसी कंपनी में इंडियन कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट
मतलब किसी कंपनी, इंडियन कंपनी के कितने परसेंट शेयर फॉरेन वाले खरीद सकते हैं? तो अगर मान लो इंडियन कंपनी में फॉरेनर्स 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्री एकदम, भाई मतलब इंडिया में एक कंपनी बनाएंगे और फॉरेनर्स उस कंपनी के 100%, पूरा कंट्रोल फॉरेनर्स के पास होगा। क्या आपको नहीं लगता फॉरेनर्स ज्यादा इंडिया में आना प्रेफर करेंगे? क्यों? क्योंकि पूरे शेयर उनके पास हैं, तो पूरी प्रॉफिट भी फॉरेनर्स ही रखेंगे। तो उनको ज्यादा अच्छा कब लगेगा कि इंडिया में 100%, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज है ऐसी होनी चाहिए जहां पे 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड हो। ठीक है, ये बच्चों हम एग्जीक्यूटिव में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत, मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत क्या किया गया? मेजर सेक्टर्स में सरकार ने क्या किया? अधिकतम सेक्टर में क्या किया? एफडीआई की लिमिट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। एफडीआई की लिमिट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मतलब सेक्टरल कैप जो था, हर एक सेक्टर के लिए सरकार क्या सोच रही है कि भाई हम एफडीआई लिमिट कितना कर दें? 75% टू 100%। मतलब एक इंडियन कंपनी में कम से कम 75% से 100% की हिस्सेदारी कौन रख सकता है? विदेशी कंपनी रख सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद और क्या हुआ है मेक इन इंडिया के अंदर? What more has happened under Make in India campaign? It has established an investor facilitation center, निवेशक सुविधा केंद्र, to assist, मदद करने के लिए foreign business locate partners and site, while slew मतलब number of measures have been initiated for domestic companies which were revealed under Modi government. Unveiled मतलब बताया in the Stand Up India initiative in this Independence Day 2015. तो बच्चों कुछ नहीं है, एक और चीज याद रखिएगा, हमने भारत में क्या किया है? इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर शुरू किया है। तो जैसे जब फॉरेन के लोग आते हैं, इंडिया आते हैं कि भाई हमको इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है, हमको अपना इंडिया में फोन बनाना है, हमको अपना इंडिया में प्लेन बनाना है। तो जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो उन फॉरेनर्स को तो पता नहीं ना इंडिया में जगह कहाँ मिलेगी, फैक्ट्री खोलने की जगह कहाँ मिलेगी, इंडिया की पॉलिसीज क्या है, लोन कहाँ से मिलेगा। तो हमने कि विदेशी कंपनीज की मदद के लिए हमने एक बढ़िया इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर खोल दिया है। ठीक है, और वहां पे जब फॉरेन कंपनीज इंडिया आएंगी तो डायरेक्टली इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर में जाएंगी। वो इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर वाले उनको बताएंगे कि भाई लैंड कहाँ पे मिलेगी, पॉलिसीज क्या है, फायदे क्या क्या मिलेंगे उनको, ये सारी चीजें। प्लस हमारी सरकार ने बहुत सारे नंबर ऑफ पॉलिसी मेजर्स, नंबर ऑफ प्रोत्साहन, नंबर ऑफ अच्छी पॉलिसीज निकाली। किसके लिए? भारत की कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनीज को भी हमने एनकरेज किया कि आप भी मेक इन इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। और बहुत सारे फायदे हमने डोमेस्टिक कंपनीज को भी दिए हैं, और उन्हीं फायदों में से एक क्या है? Stand Up India initiatives. So Stand Up India initiative is also the part of what? Stand Up India initiative is also the part of Make in India initiative. Is that clear? सबको clear है क्या? Okay. नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली मदद करता है किसकी? स्केड्यूल कास्ट के बिजनेसमैन की, स्केड्यूल ट्राइब के बिजनेसमैन की, और वुमेन की। वुमेन कोई भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, अपर कास्ट भी हो सकती है, एसटीएससी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बट मेल जो होगा, मेल अगर है तो वो एसटीएससी वाला होना चाहिए। लेट्स सी, भीड़ से अलग खड़े हो, चलो एंटरप्रेन्योरशिप करो, लोन मिलेगा सस्ते रेट में, लेकिन किसको? एससी, एसटी और विमेन को। चलो देखते हैं। सो द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स aims at promoting entrepreneurship among women and scheduled caste and tribes. The scheme is anchored मतलब managed। कौन चला रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। सो याद रखिएगा, ये स्कीम को कौन मैनेज कर रहा है? स्टैंड अप इंडिया कैंपेन को मैनेज कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो किसका एक भाग है? जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक भाग है, एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर आपको लोन्स मिलते हैं सस्ते रेट पर, राइट? चलो, तो सबसे पहला चीज, 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक आपको लोन मिलता है। ठीक है, किसको मिलता है? टू एटलीस्ट 1 एससी और एसटी बोरोअर एंड एटलीस्ट 1 women borrower
per bank branch for setting up greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing, service और trading sector. तो एक मिनट समझना, लोन किसको मिलेगा? तो बैंक की एक ब्रांच में टोटल 2 करोड़, मतलब 2 लोगों को लोन मिलेगा। एसटी या फिर एससी, इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा। एसटी या फिर एससी, इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा। प्लस एक लोन जो मिलेगा वो मिलेगा किसको? वुमेन को। ठीक है, पर ब्रांच। तो अगर मान लीजिए आईडीबीआई, मान लीजिए पूना में आईडीबीआई बैंक की 10 ब्रांच है, तो 10 ब्रांच में से 10 टोटल 10 लोगों को ये लोन मिलेगा। 10 एसटी या 10 एससी। ठीक है, एसटी एससी दोनों में से कोई एक मेल हो जाएगा और एक वुमेन को मिलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, और ग्रीन फील्ड बिजनेस में होना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज, कई बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं, सर अगर एक एसटीएससी है और एक विमेन है, ये विमेन जनरल हो सकती है बट ये एसटीएससी होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, एक विमेन हो गई जनरल वाली, क्या दूसरी विमेन भी हो सकती है एसटीएससी? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि एसटीएससी मेल ही होना चाहिए। बट यस, एसटीएससी यहां पे मेल भी हो सकता है, फीमेल बिजनेसमैन भी हो सकती है, बट ये विमेन कोई भी हो सकती है। अच्छा, क्या ये विमेन भी एसटीएससी हो सकती है? यस, ये विमेन भी एसटीएससी हो सकती है अगर उसमें कैपेसिटी है तो। ठीक है, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि विमेन विमेन नॉन एससी एसटी नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिए। तो अगर आप इसको इंटरप्रीट करेंगे तो बहुत जबरदस्त इंटरप्रीट हो जाएगा। तो एसटीएससी बरोबर दोनों में से कोई एक, प्लस विमेन। एसटीएससी बरोबर जो है विमेन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वुमेन बरोबर एसटीएससी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और ये कौन से एंटरप्राइज में होना चाहिए? ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। व्हाट इज ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज? ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज मींस एनी न्यू बिजनेस। याद रखिएगा, एनी न्यू बिजनेस। एनी न्यू बिजनेस जिसको बेसिकली सरकार क्या करती है? प्रमोट करती है। मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ न्यू बिजनेस। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, अब नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज मतलब अब बोरोवर मान लो एसटीएससी है, बट वो इंडिविजुअल नहीं है, उसकी पार्टनरशिप फर्म है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या कंपनी है, तो क्या होगा? कम से कम 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय एसटीएससी और वुमेन एंटरप्रेन्योर। करेक्ट है? तो अगर आप लोन जिसको दे रहे हो वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एसटीएससी इंडिविजुअल नहीं है, या फिर वो वुमेन नहीं है, वो कौन है? पार्टनरशिप फर्म है या फिर एलएलपी है या फिर कंपनी। तो याद रखिएगा, कम से कम उस फर्म में या फिर उस पार्टनरशिप में, उस कंपनी में, एलएलपी में कम से कम 51% हिस्सा किसके पास होना चाहिए? एसटी के पास होना चाहिए, एससी के पास होना चाहिए, या फिर वुमेन के पास होना चाहिए। ठीक है, सो एसटी एससी के लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया। ना एलिजिबिलिटी देखते हैं। अब लेट्स सी, यहां पे थोड़ा सा और क्लियर होगा। मेल फीमेल एसटी एससी जो है उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। एससी एसटी और वुमेन, कम से कम जिन लोगों को आप लोन दे रहे हो उनकी एज 18 साल की होनी चाहिए। लोन्स अंडर स्कीम अवेलेबल ओनली अंडर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जिसको लोन दे रहे हो। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब हो गया जो बिजनेस आप पहली बार शुरू कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैंने 10 बिजनेस किए हैं, 10 बिजनेस किए हैं। हाँ, 10 बिजनेस हो सकते हैं अलग अलग हो, बट मैं नया बिजनेस जो जिस सेक्टर में बिजनेस में पहली बार कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी तक आलू बेचता था, चावल बेचता था, टमाटर बेचता था, बट कोचिंग क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो कोचिंग क्लास क्या है? मेरा ग्रीनफील्ड बिजनेस जिसके लिए मैं लोन लूंगा। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, 51% शेयर होल्डिंग शुड बी हेल्ड बाय, यस ये तो हमने पढ़ा ही है। और हाँ, याद रखिए इसके अंदर जो बोरोवर है, जिसको लोन दे रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जिस बंदे को क्या मिलने वाला है? लोन मिलने वाला है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जिस बंदे को क्या मिलने वाला है? लोन मिलने वाला है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि उसने किसी बैंक के साथ क्या नहीं किया होना चाहिए? डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने किसी बैंक से लोन लिया और आपने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, चलिए। सो एक एसटीएससी कब एलिजिबल है लोन के लिए? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर पहला 18 साल की एज, किसी बैंक से डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी या कंपनी के थ्रू आता है तो कम 51% हिस्सा एसटीएससी या फिर वुमेन के पास होना चाहिए। दैट्स इट। अब आपको लोन कौन कौन सा मिलेगा? सेम मैंने बताया, कम से कम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है पर ब्रांच। अच्छा,
लोन इसमें आपको दो टाइप का लोन मिल सकता है, टर्म लोन मिल सकता है। टर्म लोन बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन होता है, और वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के खर्चे, दोनों को मिला के, तो दोनों को टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों मिला के आपको मैक्सिमम 1 CR तक का लोन मिल सकता है। अब जो आपको लोन मिलेगा आप उसको यूज कहां करोगे? नई एंटरप्राइज खोलने के लिए, मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग, या फिर सर्विस सेक्टर में। तो आपको आपको याद रखना, हमेशा याद रखना, लोन आपको क्यों मिलेगा? लोन यू विल बी गेटिंग फॉर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज। नई एंटरप्राइज, पुरानी 6 गर्लफ्रेंड थी, लोन नहीं मिलने वाला। नई गर्लफ्रेंड बनाओ, लोन मिलेगा। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज का मतलब होता है नई एंटरप्राइज, जो एंटरप्रेन्योर जो है नई एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे टीचिंग मेरा नया प्रोफेशन है, मैं इसके लिए लोन ले रहा हूं, तो इट वुड बी अ ग्रीनफील्ड बिजनेस। ओके, साइज ऑफ द लोन, composite loan of 75% of the project cost inclusive of term and working capital। ठीक है, तो अगर आपके प्रोजेक्ट में 25 लाख रुपए लगने वाला या 50 लाख रुपए लगने वाला है, कोचिंग क्लास खोलने के लिए मुझे 50 लाख की जरूरत है, मेरा प्रोजेक्ट 50 लाख का है, बेंचेस खरीदने हैं, कैमरा खरीदना है, सब खरीदना है, तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 50 लाख। तो 50 लाख का कितना परसेंट? 75% का लोन मिल जाएगा। द स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन of the loan being expected to cover 75% of project cost would not apply if the borrower's contribution along with the convergence support from any scheme exceeds 25% of the project cost। उल्लू बनाने का तरीका है बच्चों। कन्वर्जेंस मतलब अदर सपोर्टिव स्कीम, ठीक है। सो जो 75% की रिक्वायरमेंट है, आपको मैक्सिमम 75% ही लोन मिलेगा, लेकिन ये 75% की जो लिमिट है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल कब नहीं होगी? जब आपको 25% से ज्यादा कहां से मिल रहा है? आपको खुद का पैसा लगा रहे हो आप, प्लस आपको दूसरी स्कीम के थ्रू सपोर्ट मिल रहा है, तो मुद्रा योजना या फिर किसी दूसरी स्कीम से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो कुल मिला के बच्चे फालतू है। मतलब इस स्कीम के अंदर अगर मेरे कोचिंग क्लास खोलने में 1 करोड़ का खर्चा है, तो मुझे मैक्सिमम कितना? 75 लाख रुपए स्टैंड अप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये 75 की लिमिट एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होने वाली, ठीक है। 75 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होने वाली मतलब तुम ये मत सोचना कि 75 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी इसका मतलब 75 से ज्यादा का लोन मिलेगा, नहीं। अब 1 करोड़ का मेरा कोचिंग क्लास खोलने का खर्चा था, 1 करोड़ में से अगर 25% मतलब 25 लाख से ज्यादा मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है, प्लस मुझे दूसरी स्कीम्स के थ्रू भी मिल रहा है, तो 75% की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब मुझे कुल मिला के बच्चों 75% ही मान लो आप, क्योंकि अगर 25% ज्यादा मैं खुद का पैसा लगा रहा हूं या फिर दूसरी स्कीम्स के थ्रू मुझे पैसा मिल रहा है, तो मेरी रिक्वायरमेंट तो 75% की हुई ना, क्योंकि 75% 25% ज्यादा मैं खुद का अरेंज कर रहा हूं, तो कुल मिला के मैक्सिमम 75% ही मानेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? लोएस्ट फॉर दैट कैटेगरी एंड नॉट एक्सीड बेस रेट MCLR प्लस 3% ऑफ टेनर प्रीमियम। मच्छर आ गया बच्चों। तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? उस सेक्टर के लिए जो लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो, और मैक्सिमम बच्चे याद रखिएगा जो MCGR है, ठीक है। तो MCLR, व्हाट इज MCLR? कुछ नहीं बच्चों, फालतू है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट। हो सकता है एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लें। तो ये MC क्या होता है? ये MCLR इज नथिंग, RBI फिक्स करता है कि बैंक्स इस रेट से कम रेट पे लोन नहीं दे सकते, ठीक है। तो RBI ने अगर मान लो MCLR 4% का कर दिया, इसका मतलब ये है कि कोई भी बैंक लोन जो देगा बिजनेसमैन को खासकर, वो 4% के नीचे नहीं दे सकता। दिस इज द मैक्स, इसके नीचे गिरना नहीं है। तो आप मैक्सिमम रेट कितना चार्ज कर सकते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंड अप इंडिया के अंदर 4% प्लस 3% मतलब 7% ना, ऐसे ही लिखा है ना। हाँ, रेट वुड बी लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट। और इससे कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है? बेस रेट प्लस 3% ऑफ द टेनर प्रीमियम। टेनर प्रीमियम मतलब जितने टाइम का ड्यूरेशन है, तो टोटल 7% से ज्यादा आपका लोन नहीं हो सकता, अगर मान लो कि MCLR इज 4%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
रीपेमेंट कितने टाइम का पेमेंट मिलता है आपको? 7 years विथ अ मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months, मतलब 7 years के अंदर आप लोन रीपे कर सकते हो, बट 18 months का उसमें क्या है, मॉरेटोरियम पीरियड है। अब याद रखना ये 18 months का मॉरेटोरियम पीरियड क्या है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर आपने 2 साल लोन पे किया, कितना लोन पे किया, 2 साल लोन पे किया, अब 2 साल लोन पे करने के बाद आपका बिजनेस ही ठप हो गया, आपके पास पैसे नहीं पे करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने की इंस्टॉलमेंट बाउंस करा दी, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की इंस्टॉलमेंट बाउंस करा दी, तो नेक्स्ट डे आपके घर पे बैंक वाले आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको 18 महीने का पीरियड मिलेगा, मतलब आपने अगर 18 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, तभी आपका, आपके एसेट वगैरह बेचना या आपके जो सामान एसेट वगैरह बेचना, आपका जो भी है पैसे रिकवरी की प्रक्रिया कब शुरू होगी? 18 मंथ्स के बाद। तो आपको 18 महीने का क्या दिया है, मॉरेटोरियम दिया है। तो अगर आप 18 इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफॉल्ट करें, तब बैंक वाले आपके घर पे आएंगे पैसे मांगने के लिए। बहुत ही अच्छा है बच्चे, बहुत ही अच्छा है। चलिए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के खर्चे। सो फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू ₹10 lakh, द सेम में बी सैंक्शन बाय ओवरड्राफ्ट। कोई नहीं बच्चों, 10 लाख रुपए तक का आपको वर्किंग कैपिटल है और ये आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू मिल जाता है। मतलब जैसे आपको मान लो 75 लाख रुपए का लोन मिला है, तो आपको 65 लाख रुपीज आपका टर्म लोन है। टर्म लोन मतलब आपको एक बार में चेक मिल जाएगा 65 लाख का, प्लस 10 लाख का आपको जो लोन दिया है वो कौन सा लोन है, दैट इज वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन मतलब ये आपको एक साथ नहीं मिलेगा, आपको जब जब जरूरत है आप चेक देना, बैंक उसको इनकैश कर देगा। मतलब मेरे अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस है तो भी 10 लाख रुपए की चेक मैं रोजमर्रा के खर्चे के लिए निकालूंगा, बैंक इनकैश करेगा। तो 75 लाख का लोन मुझे कैसे मिला, 65 लाख एक मुश्त मिल गया, लंबे समय के लिए मिल गया, और 10 लाख वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, बट स्टिल मैं वो क्या कर सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं चेक के थ्रू, लेकिन है वो लोन ही। रुपे डेबिट कार्ड टू बी इश्यूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द बोरोवर, आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा। वर्किंग कैपिटल लिमिट अबव 10 लाख टू बी सैंक्शन बाय कैश क्रेडिट लिमिट। अच्छा, अगर आपको 10 लाख रुपए से ऊपर, तो 10 लाख तो ओवरड्राफ्ट के थ्रू हो जाता है, अगर 10 लाख के ऊपर जाना है तो आपको क्या मिलेगा, आपको कैश क्रेडिट लिमिट के थ्रू मिल जाएगा। कैश क्रेडिट भी कुछ नहीं है बच्चों, वही है, आप 10 लाख के ऊपर के भी चेक लगा सकते हो, लेकिन आपको बैंक से, सेम ओवरड्राफ्ट जैसे ही है, बट बैंक से क्या करना होता है, उसके लिए आपको अलग अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई ये मेरा कैश क्रेडिट है। चलिए, मार्जिन मनी, द स्कीम envisages मतलब considers 25% margin money which can be provided in convergence with eligible central or state schemes, while such schemes can be drawn upon for availing admissible subsidies for meeting margin money requirements. In all cases, the borrower shall be required to bring in minimum 10%. बच्चों टाइम पास है, मार्जिन मनी मतलब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट था, 75 लाख आपको बैंक दे रहा है, तो कम से कम 25% आपको खुद का डालना पड़ेगा। तो कितना है बच्चों, तो स्कीम कंसीडर्स 25% मार्जिन मनी दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस, मतलब अकॉर्डिंग अलोंग विथ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। तो 25% है, आप खुद भी ला सकते हो, जैसे 75% का तो आपको लोन मिल गया, प्लस 25% ये आप खुद भी ला सकते हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम है वहां से भी लोन लेके आप ये पैसा लेके आ सकते हो, ठीक है। For availing, while such schemes can be drawn up for availing admissible subsidies for meeting margin money requirements, in all cases the borrower shall be required। हाँ, अच्छा, अब देखो आपको 75 लाख कहां से मिल गया, 75 लाख तो आपको स्टैंड अप इंडिया से मिल गया, ठीक है, प्लस आप 15 लाख, सॉरी बच्चों समझिए, ये 100% आपको खर्चा करना है, 100% में से 75% का लोन आपको कहां से मिल जाएगा, स्टैंड अप इंडिया से। तो आपको 25% का मार्जिन लाना है। अब ये 25% का मार्जिन आप कहां से ला सकते हैं, खुद से ला सकते हैं, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम से भी लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम से भी ले आओ, बट कम से कम 10% तो आपको खुद से लाना पड़ेगा। तो 75 लाख प्लस 15 लाख आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम से लाइए। लेकिन सारे केसेस में आपको भले दुनिया की हर एक एजेंसी मदद करे, अलग अलग स्कीम्स के अंदर आपको मदद मिले, बट आपको 10% तो खुद का लेके आना है, ठीक है। तो कोचिंग क्लास अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो 10%, 10 लाख रुपए मुझे कम से कम खुद का लाना है, 15 लाख में मुद्रा लोन ले लूंगा, ठीक है, और
75 लाख मैं कहां से लोन ले लूंगा? स्टैंड अप इंडिया से लोन ले लूंगा। तो टोटल 1 करोड़ हो गया मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट। मैं हूं ST SC मेल, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली जो स्कीम जिसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज विच स्कीम बच्चों? दैट स्कीम इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है। तो अगली स्कीम जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट वुड बी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। चलिए बच्चों, सो व्हाट द स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज? कैन समवन टेल मी स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है? चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, सो जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ होगा दैट वुड बी ऑन स्टार्टअप इंडिया स्कीम। आप बिजनेस शुरू करो, जब तक आपका बिजनेस नया है सरकार पूरा साथ देगी। सो यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस। सबसे पहली चीज जो है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। आप नए नए बिजनेस में आए हो, आपके अंदर एक प्रतिभा है, स्किल है, तो भाई साहब आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको पूरा समर्थन देगा, आपको पूरा सपोर्ट करेगा। कौन सपोर्ट करेगा, कौन समर्थन देगा? भारत सरकार। बस आपको स्टार्टअप की डेफिनेशन जो है, स्टार्टअप की परिभाषा जो है, आपको उसमें फिट बैठना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। Startup India scheme is an initiative by the government of India for generation of employment and wealth. रोजगार और प्रॉपर्टी दोनों लोगों की बढ़े। लोग मतलब खुद को खुद का रोजगार खुद दे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोग खुद बिजनेस करें, प्लस लोगों की वेल्थ बढ़े। ये स्कीम, ये बेसिकली सरकार की नीयत है। The goal of Startup India is the development and innovation of the product and services, increasing the employment rate in India. क्या गोल है स्टार्टअप इंडिया का? बेसिकली इनोवेशन को बढ़ाना, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। सो स्टार्टअप इंडिया के अंदर कौन सी कंपनीज मोस्टली आती हैं? जो कहीं ना कहीं कुछ तो नया बना रही हैं, नई टेक्नोलॉजी, नया सॉफ्टवेयर, नए प्लांट पौधे, पेड़ पौधे, नए टाइप के, नए किस्म के पेड़ पौधे, नए फल, ग्रीन में कुछ कर रही, ग्रीन एनर्जी कुछ लेके आ रही हैं, सोलर एनर्जी, कुछ तो नया कर रही हैं, कुछ तो हटके कर रही हैं। ऐसे जो बड़े बड़े दिमाग के लोग हैं उनको सपोर्ट करने के हमें लेके आए। बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, काम आसान हो जाए, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट टेंडर्स मतलब अब सरकार, आपको पता ना बच्चों, सरकार टेंडर्स निकालती है। सरकार को कुछ भी खरीदना होता है, कोई काम करवाना होता है, सरकार टेंडर निकालती है। तो स्टार्टअप्स को सरकारी काम भी, गवर्नमेंट जब टेंडर निकालेगी ना, तो उसमें स्टार्टअप को फायदा पहुंचाया जाएगा। मतलब स्टार्टअप को हम रियायत देंगे, छूट देंगे। एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मतलब सरकार क्या कराएगी? सेमिनार्स कराएगी, जहां पे अलग अलग स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप, मतलब मैं 10 स्टार्टअप वालों को बुला लूंगा और 10 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुला लूंगा। तो सरकार ना बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स, बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह क्रिएट करवाएगी। इससे क्या होगा? जो बेसिकली स्टार्टअप कंपनीज है उनको नेटवर्किंग मतलब लोगों को जोड़ सकते हैं वो। और स्टार्टअप को क्या चाहिए? जो स्टार्टअप किस चीज के लिए मरती है, किस चीज के लिए स्टार्टअप मरती है? स्टार्टअप मरती है पैसे के लिए। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा में इतना ही मिलेगा। सो स्टार्टअप डाइज फॉर मनी। सो नेटवर्किंग के थ्रू स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेसिकली फाइनेंसर से मिलवाया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 16th जनवरी 2016। ये डेट्स याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब स्टार्टअप के फायदे क्या क्या मिले लोगों को, ठीक है। व्हाट बेनिफिट्स डिड पीपल रिसीव, स्टार्टअप स्कीम आने के बाद? मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर पेटेंट बेस्ड। यस, पेटेंट मतलब क्या होता है? आपने अगर कोई भी इन्वेंशन किया है और आपको उस इन्वेंशन में क्या चाहिए? मोनोपोली चाहिए। मोनोपोली चाहिए मतलब आप चाहते हैं कि आपका इन्वेंशन आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल ना कर पाए। तो आप उस इन्वेंशन पे क्या करा लेते हैं? पेटेंट करा लेते हैं। मैंने एक दवाई बनाई है, दवाई का नाम है शक्तिमान।
जो आदमी 80 साल का आदमी इस दवाई को खा ले तो वो 20 साल के आदमी जितना फुर्तीला हो जाएगा। वही वो सारे काम कर सकता है 80 साल का आदमी जो 20 साल का आदमी कर सकता है। तो भाई ये दवाई का फॉर्मूला मैंने बहुत मेहनत से निकाला है। किसी और व्यक्ति ने अगर मेरा ये फॉर्मूला कॉपी कर लिया तो मेरी इतने साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने फॉर्मूले पे क्या करवा लूंगा, पेटेंट करा लूंगा। जैसे कोरोना की वैक्सीन, कोई भी कंपनी कोरोना की वैक्सीन बनाएगी वो सबसे पहले क्या कराएगी, उसको पेटेंट कराएगी। क्यों पेटेंट कराएगी? ताकि उस बेचारी कंपनी ने जो इतनी रिसर्च की है कोरोना की वैक्सीन बनाने में, कोई दूसरी कंपनी इसको कॉपी ना कर ले। तो स्टार्टअप जो है वो पेटेंट बेस्ड है। मतलब स्टार्टअप जो है वो किस फील्ड में काम कर रही है, कुछ ना कुछ इन्वेंशन लाने के लिए काम करती है स्टार्टअप्स। It means they produce or provide unique goods and services. In order to register their patent, they have to incur heavy cost, which is known as patent cost. Correct है? अब आपको अगर पेटेंट लेना है तो पेटेंट लेने में खर्चा बहुत होता है, क्योंकि स्टार्टअप का मेन काम ही होता है ना कुछ नया बनाना, कुछ नया प्रोड्यूस करना। तो इनको बहुत खर्चा होता है पेटेंट रजिस्टर कराने में। तो पहला, अंडर दिस स्कीम, जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 80% रिबेट मतलब रियायत, छूट on the patent cost. Moreover, the process of patent registration is faster for them. Also, the government pays fees of the facilitator to obtain the patent. Facilitator मतलब basically एक तरह का एजेंट। तो मुझे दो चीजें याद रखना। पहला, स्टार्टअप के लिए पहला काम क्या किया सरकार ने, 80% रिबेट है पेटेंट फीस के ऊपर, प्लस जो एजेंट है जो आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा के देगा, फैसिलिटेटर, उसका जो भी फीस है वो कौन देने वाली है, गवर्नमेंट देने वाली है। तो ये पहली चीज बहुत अच्छी की है सरकार ने, किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। नाउ सेकंड देखेंगे, इनकम टैक्स के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं। स्टार्टअप्स एंजॉय गुड अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स अंडर इनकम टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। द गवर्नमेंट exempts their 3 years income tax post the incorporation year, but they can avail it only after getting a certificate from interministerial board। ठीक है भाई, अच्छी बात है। Also they can claim exemption from tax on capital gains if they invest money in specified fund। ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंदर स्टार्टअप्स को क्या क्या लाभ और क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। नंबर 1, अगर स्टार्टअप बनी थी सन 2014 में, ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद, ठीक है, पोस्ट द इनकॉर्पोरेशन ईयर मतलब 2014 के बाद, मतलब मान लीजिए 2015, 2016, 2017, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ईयर्स, ठीक है, मतलब इनकॉर्पोरेशन जिस साल में हुआ है उस साल के बाद जो भी आपको पहले के 3 साल है, मतलब कुल मिला के आपके फर्स्ट 3 इयर्स में, आफ्टर योर इनकॉर्पोरेशन जो आपके फर्स्ट 3 इयर्स है, इसमें आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। बहुत बड़ी बात कह दी मोदी जी ने, नंबर 1। लेकिन ऐसा नहीं, फिर तो बच्चों फिर क्या होगा, फिर तो हम आईकन एकेडमी को भी स्टार्टअप में कन्वर्ट कर देंगे और हम भी इनकम टैक्स में एग्जम्पशन क्लेम कर लेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो सब गवर्नमेंट को उल्लू बनाएंगे, 3 साल तक कोई टैक्स नहीं हुआ, तब साला एक मर्सिडीज में हर खरीद लूंगा। तो नहीं, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, ये एग्जामिशन आपको तभी मिलेगा जब आपकी स्टार्टअप को कौन अप्रूव कर दे, इंटर मिनिस्टरियल ग्रुप जो गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है। प्लस कैपिटल गेन्स में फायदा मिलता है। कैपिटल गेन्स में फायदा मिलता है, बेसिकली स्टार्टअप के जो शेयर्स होते हैं वो सेल करते हैं। तो जब भी आप शेयर को सेल करो, स्टार्टअप, मैंने आपको बताया ना, स्टार्टअप के पास जो शेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स को बेचते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो अब जिसको बेचा, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टअप का फाउंडर हूं, मैंने तो शेयर 10 रुपए में लिया था जब कंपनी बनाई थी, लेकिन अब मैं किसी को बेचूंगा तो यही शेयर मैं 100 रुपए में बेचूंगा क्योंकि मुझे फंड्स चाहिए, तो मैं महंगे रेट में बेचूंगा क्योंकि मेरी कंपनी का बिजनेस है, मेरी कंपनी के पास इन्वेंशन है। तो अब मेरी कंपनी को फायदा कितने का होगा, 10 रुपए का शेयर, या मुझे कितने का फायदा हुआ, 10 रुपए का शेयर, मैं कितने रुपए के फायदे में बेच रहा हूँ, 90 रुपए के। तो इसको बोलते हैं कैपिटल गेन, मतलब मैंने लगाया था 10 रुपए बट मुझे मिल कितना है, 100 रुपए। तो ये 90 रुपए का जो प्रॉफिट है, अगर मैं, सरकार मुझे बताए कि दुष्यंत 90 रुपए का प्रॉफिट तुम इस फंड में इन्वेस्ट कर दो, इस जगह पे इन्वेस्ट करो, तो मुझे ये जो 90 रुपए का कैपिटल गेन हुआ है ना, जो प्रॉफिट हुआ है, इसके ऊपर भी कोई टैक्स लगता नहीं है। सो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी स्टार्टअप्स को ढेर सारे क्या दिए गए हैं, फायदे दिए गए हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा बेनिफिट है, रजिस्ट्रेशन बेनिफिट। लेट्स सी क्या है बेनिफिट ये। Everyone believes that incorporation and registration of business are far more difficult than running.
सबको ऐसा लगता है कि किसी नए बिजनेस को रजिस्टर करना, जैसे स्टार्टअप, मैंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, तो प्राइवेट कंपनी को बनाने में बहुत खर्चा आता है बच्चों, कंपनी सेक्रेटरी हायर करना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ती है सरकार को, दुनिया भर के खर्चे होते हैं कंपनी बनाने में और रजिस्टर कराने में, चाहे वो पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कुछ भी। इट इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, करेक्ट है। अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम एन एप्लीकेशन इज देयर टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन। बहुत बढ़िया बच्चों, स्टार्टअप स्कीम के अंदर एक सेपरेट एप्लीकेशन बनाया गया है, जो एप्लीकेशन कौन भरेगा, सिर्फ स्टार्टअप कंपनीज बनेगी, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कौन भरेगा, स्टार्टअप कंपनी भरेगी। A single meeting is arranged to at the Startup India Hub. Also, there is singled out problem solving window for them. बहुत अच्छा बच्चों। So basically कहने का मतलब है जीरो कॉस्ट पे स्टार्टअप जो है सेपरेट फॉर्म फाइल करके अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकती है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो। और एक मीटिंग भी अरेंज करवाती है सरकार, कहाँ पे, स्टार्टअप इंडिया हब में सरकार एक अलग मीटिंग भी अरेंज करवाती है, जिस मीटिंग में क्या होता है, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन में कितना खर्चा आएगा, कोई भी डाउट है, वो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टअप के फायदे, स्टार्टअप्स को जो बेनिफिट है ये सरकार दे रही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टेंडर्स, सबसे फायदे वाला काम है बच्चों गवर्नमेंट टेंडर। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार, हम रोड बना रहे हैं दिल्ली से मुंबई तक का, खर्चा आएगा 50 लाख रुपए, एग्जाम्पल है। तो बच्चों सब जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, सबको काम चाहिए, गवर्नमेंट का बहुत प्रॉफिट होता है, तो स्टार्टअप भी अप्लाई कर सकती है उन टेंडर्स के लिए, देखते हैं। एवरीवन सीक्स टू अक्वायर गवर्नमेंट टेंडर बिकॉज ऑफ हाई पेमेंट्स एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। हर एक आदमी की इच्छा है कि उसको क्या मिले, गवर्नमेंट टेंडर्स लेने का मौका मिले। हर एक आदमी चाहता है कि उसे गवर्नमेंट टेंडर लेने का क्या मिले, मौका मिले। बहुत सारा, बहुत अच्छा पेमेंट करती गवर्नमेंट और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। But it is not easy to acquire the government tenders. but उतना आसान नहीं होता। Under this scheme, the startups get priority in getting government tenders. Also, they are not required to have any prior experience. Correct. तो ये जो स्कीम है, अब जो मोस्टली गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्टली जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं उसमें आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको 5 साल का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए रोड बनाने का, तब आपको गवर्नमेंट टेंडर मिलता है, या जिस भी सेक्टर का हो। लेकिन अगर आप स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप किस, अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलती है गवर्नमेंट टेंडर, मतलब गवर्नमेंट आपको एक विशेष दर्जा देके आपको काम देती है, और आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस वाली कंडीशन भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, किसी टेंडर में लिखा है कि जो बंदा ये रोड बनाएगा उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रोड बनाने का, लेकिन आप स्टार्टअप हो तो आपके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? और लास्ट, लास्ट क्या है बच्चों, ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर मैं कोई स्टार्टअप हूं, मैंने कोई स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया है, तो बच्चों मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर से प्लीज आप मिलवा दीजिएगा, क्योंकि इनिशियली मुझे सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, पैसे की। तो सरकार ने क्या किया है, तो मुझे नेटवर्किंग का बहुत काम आता है। नेटवर्किंग मतलब मैं अलग अलग लोगों से जुड़ूं, क्यों, क्योंकि जब मैं अलग अलग लोगों से जुड़ूंगा तब मुझे क्या मिलेगी, आई गेट अ फंडिंग, आई गेट अ फंडिंग। So networking opportunities means the opportunity to meet with various startup stakeholders at a particular place and time. The government provides the opportunity by conducting 2 startup fest annually, both domestic and international level. बच्चों सरकार साल में 2 फेस्ट कराती है। इस फेस्ट में कौन आएगा, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, फाइनेंसर्स आते हैं, फॉरेन के बिजनेसमैन आते हैं, बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, सब आते हैं, सब आपस में। जैसे मैं एक स्टार्टअप हूं, ठीक है, मैं दवाई बनाता हूं, लेकिन साला मुझे दवाई को पैक कर कैसे किया जाए, वो एल्यूमिनियम की पत्ती होती है जिसमें दवाई को पैक करते हैं, मेरे को वो उसका एक बंदा चाहिए, मेरे को वो नहीं मिल रहा है। तो स्टार्टअप फर्स्ट में मैं क्या ढूंढने जाऊंगा, फाइनेंसर तो ढूंढूंगा ही ढूंढूंगा। फाइनेंसर के साथ में मैं क्या ढूंढूंगा, एक ऐसा बंदा जो दवाई के ऊपर की पत्ती को प्लेट कवर को, पैकेजिंग को मैन्युफैक्चर करता हो। तो सरकार ने स्टार्टअप को सपोर्ट देने के लिए ऐसे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की, और साल में 2 ऐसे आयोजन करती है सरकार फेस्ट का। फेस्ट मतलब एक मीटिंग बोल लीजिए, एक इंडिया में और एक इंडिया के बाहर। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स आल्सो प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्क। ये जो पेटेंट है ना,
अब कई तो स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो बेचारे सिर्फ इन्वेंशन में लगे रहते हैं, और उन्होंने कुछ इन्वेंशन कर दिया, उसके बाद उनको पता ही नहीं कि उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट कराना होता है। नहीं तो तुम्हारा इन्वेंशन कोई भी कॉपी कर लेगा, जब तक तुम अपने इन्वेंशन पे क्या नहीं कराओगे, पेटेंट नहीं कराओगे। इसलिए हमारी सरकार क्या करती है, जागरूकता कैंप लाती है कि भाई ये जितने भी ना, जो पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, अगर कोई आप आर्टिस्टिक वर्क करते हो, कोई नई मूवी बनाते हो, कोई थिएटर वाला काम करते हो, तो उसके ऊपर क्या मिलता है आपको, कॉपीराइट। आपका जो ब्रांड है, जैसे ये नाइकी का साइन है, इसके ऊपर आपको क्या मिलता है, ट्रेडमार्क। तो आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, आपका कॉपीराइट हो गया। जैसे ये मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर के ऊपर मेरे पास क्या है, कॉपीराइट है, क्योंकि आर्ट है लेक्चर लेना। तो जो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं उसके ऊपर आपको कॉपीराइट मिलता है। पेंटिंग हो गई, मूर्तिकार, मूर्ति बनाना, पेंट करना, ये सब जहां पे भी आर्ट है ना, वहां पे कॉपीराइट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी कोई कॉपी ना करे, इसलिए सरकार क्या कर चलाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस वर्कशॉप भी चलाती है। मतलब सरकार कुल मिला के पूरी मदद कर रही है, किसकी बच्चों, स्टार्टअप्स की। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप कंपनी कैन बी डन ओनली इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनीज। अगर आप ये 3 टाइप की एंटिटीज क्रिएट करेंगे तो ही आपको स्टार्टअप माना जाएगा। पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, एलएलपी बना सकते हो, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हमेशा याद रखिए, पब्लिक कंपनी आपने बनाई तो आपको स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। सो पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तीनों ही आपने बनाया तो ही आपको किसका बेनिफिट मिलेगा, स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली स्कीम, नेक्स्ट स्कीम कौन सी है भाई हमारी गवर्नमेंट की, नेक्स्ट स्कीम है स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया स्कीम। सुना होगा आपने, मोदी जी का एक और सपना है। ठीक है, तो बेसिकली भारतीय युवाओं की प्रतिभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, सो भारत के जो यंगस्टर्स हैं उनकी प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए, जैसे आपके जहां पे भी आप रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे नित्या बेन अपने गुजरात में देख सकती हैं, प्रेरणा बेन अपने उत्तर प्रदेश में देख सकती हैं, ठीक है, हर्ष देख सकता है अपने यहाँ पे, पार्थ कोलकाता में देख सकता है। सो अलग अलग जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सो ये लोग, इशिका राजस्थान में देख सकती है। तो अलग अलग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये अपने अपने सिटीज में देख सकते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर होता है जहां पे आपको अलग अलग कंप्यूटर कोर्सेज सिखाए जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है, डेटा ऑपरेटर का कोर्स होता है। यहाँ पे आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, और यहाँ यहीं से आपको, यही जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, यहीं से आपकी जॉब भी लग जाती है। सो बेसिकली अगेन फोकस क्या था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, भारत के युवाओं को क्या बनाना, ज्यादा स्किल्ड बनाने के लिए सरकार ने ये स्टेप्स लिए हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स सी the contents on national skill development corporation to be included at the end of the contents covered under the foresaid point। ठीक है, मतलब इसके बारे में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में अभी हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन जुलाई 31st 2008 अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये कंपनीज एक्ट पुराना तो खत्म हो गया, तो अभी नया कंपनीज एक्ट कौन सा, करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 8। NSDC was set up by Ministry of Finance as public private partnership model। public private मतलब इसमें सरकार भी रहेगा, सरकार के साथ में इसमें प्राइवेट लोग भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है जो पार्टिसिपेट करेंगी। सो आईकन एकेडमी, अगर मान लो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लगता है कि नहीं यार, लोगों को कंपनी सेक्रेटरी बनाना चाहिए, तो वो हमारे साथ आईकन एकेडमी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया था। ठीक है, और इट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया था, मतलब इसमें कुछ हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भी रहेगी। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होल्ड्स 49% ऑफ द शेयर कैपिटल इन एनएसडीसी। और प्राइवेट सेक्टर कितना होल्ड करता है, 51%। जैसे मैंने बताया था, तो पब्लिक सरकार कितना परसेंट होल्ड करती है, 59%। 51% कौन होल्ड करता है, प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस। ठीक है,
अब इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? एनएसडीसी का मेन लक्ष्य क्या है? एनएसडीसी एम्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग creation of large quality and for profit vocational courses. Large quality for profit vocational courses. So creation of what बेटा? बड़े courses, क्वालिटी वाले कोर्सेज और फॉर प्रॉफिट। अच्छा, वोकेशनल मतलब जॉब ओरिएंटेड बेसिकली, और फॉर प्रॉफिट मतलब जो बंदा इस कोर्स को करेगा उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसको कमाई होनी चाहिए। अब तुम ये मत बोलना कि सर वो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन और वो प्रॉफिट वाले कोर्सेज कर रही है। नहीं, प्रॉफिट वाले कोर्सेज का मतलब ये है कि जो बंदा ये कोर्स करे उसको जॉब मिले, उसको प्रॉफिट हो कुछ ये कोर्स करके। ठीक है। उसके बाद फर्दर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फंडिंग टू बिल्ड स्केलेबल प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। उसके बाद इंस्टीट्यूशन और क्या करती है? फंडिंग देती है, मतलब पैसे देती है। किस लिए? बनाने के लिए। स्केलेबल मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, लार्ज स्केल पे बहुत सारे लोगों के लिए बनाने के लिए। क्या? प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब कुल मिला के ऐसे इंडिया में जो भी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईटीआई, पता है ना आपको? आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट में होगा आईटीआई। तो आईटीआई वगैरह जो क्या करती है, ये ट्रेनिंग देती है ना, इलेक्ट्रिशियन बनना, प्लम्बर बनना, कंप्यूटर ऑपरेटर बनना। तो जो भी इंस्टीट्यूट क्या करती हैं, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है। उनको एनएसडीसी क्या करती है? फंडिंग देती है, उनको पैसे भी देती है कि भाई ये लो, पैसे लो, और हम तुम्हारे यहाँ 25 लोगों को भेजेंगे, तुम इनको अच्छा इलेक्ट्रिशियन, अच्छा प्लम्बर, अच्छा मैकेनिक, अच्छा इंजीनियर बना के भेजो। इंजीनियर मतलब ये मैकेनिक टाइप के। उसके बाद इट्स मैंडेट मतलब इट्स ड्यूटी is also to enable support system which focuses on quality assurance। अच्छा, एनएसडीसी की एक ड्यूटी ये भी है, क्वालिटी एश्योरेंस। व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस? Quality assurance, information systems, and train the trainer academics either directly or through partnership। देखिए दो तीन चीजें देखिए। एनएसडीसी और किस पे फोकस करेगा? क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब इनके जो जॉब है, इनके जो कोर्सेज हैं, वो एकदम क्वालिटी वाले कोर्सेज होने चाहिए, अच्छे कोर्सेज होने चाहिए। प्लस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब दे मस्ट बी, मतलब इनके जो लोग हैं या फिर ये जो है अपने कोर्सेज में कंप्यूटर्स का भी यूज करेंगे। मतलब पढ़ाने के टाइम पे, मतलब कोई भी कोर्स कराएंगे बच्चों को, या इनके जो स्टूडेंट्स इनको कंप्यूटर का भी नॉलेज देंगे। प्लस ट्रेन द ट्रेनर मतलब जो टीचर लोगों को ट्रेनिंग देगा, उस टीचर को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मतलब वो टीचर जब अच्छा होगा तभी तो स्टूडेंट अच्छे होंगे। ठीक है। और ये सब कैसे होगा? ये एनएसडीसी डायरेक्टली करेगी या फिर किसी दूसरी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज के साथ क्या करके, पार्टनरशिप करके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एनएसडीसी एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब एक सपोर्ट बोल सकते हैं in the skill development by providing funding to the enterprise company organization that provide skill training। उसके बाद इंडिया में जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम कर रही हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हैं, या जो भी हैं, जो किसके लिए काम कर रही हैं? जो लोगों की कौशल, स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौशल को डेवलप करने के लिए काम कर रही हैं, उनको भी एनएसडीसी क्या देगी? फंडिंग देगी, उनको भी सपोर्ट करेगी कि भाई तुम और ज्यादा अच्छे लोगों को अच्छे कोर्सेज दो। मतलब एनएसडीसी खुद भी काम करती है लोगों के स्किल को डेवलप करने के लिए। प्लस ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो लोगों के कौशल को डेवलप करने के लिए काम कर रही है, एनएसडीसी उनको भी सपोर्ट देती है। इट ऑल्सो डेवलप्स appropriate models to enhance support and same। चलिए, एक और बस मैं यही बोल रहा था कि एक चीज याद रखिए कि एनएसडीसी खुद भी स्टेप्स लेती है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। प्लस ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो सकते हैं जो ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, एनएसडीएल उनको भी फंडिंग देती है, उनको भी सपोर्ट करती है, सॉरी एनएसडीसी। नाउ द डिफरेंशिएटेड फोकस ऑन 21 सेक्टर्स अंडर एनएसडीएस, मतलब एनएसडीसी
कितने स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम करती है? 21 सेक्टर्स पे हुआ या 21 तरह के अलग अलग स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम करती है। कंप्यूटर स्किल हो सकता है, प्लम्बिंग स्किल हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन स्किल हो सकता है, मैकेनिक स्किल हो सकता है। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इनको खराब मत समझना। पर and its understanding of their viability will make every sector attractive to private investment. So and it is its understanding of their viability का मतलब होता है existence। तो कुछ नहीं बच्चों, इसका मतलब है एनएसडीसी जो है 21 सेक्टर में बहुत अच्छे से फोकस कर रही है स्किल वाले। और एनएसडीसी को क्या है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर या हर एक सेक्टर को एनएसडीसी बहुत अच्छा समझता है। इसलिए एनएसडीसी में और ज्यादा क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है, रिलायंस, टाटा, यही बोलेंगे कि नहीं हमको एनएसडीसी में पैसा लगाना है, हम एनएसडीसी में हिस्सेदारी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को जरूरत है ना अच्छे स्किल्ड मैन पावर की। तो एनएसडीसी जब स्ट्रांग बनेगा तो फायदा किसका होगा? सारी कंपनीज को फायदा होगा, सारी कंपनीज को स्किल्ड मैन पावर मिलेगी, बच्चों अच्छी मैन पावर मिलेगी। सो एनएसडीसी 21 सेक्टर्स पे फोकस करता है। और बच्चों एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे। एक काम करो, ये पॉइंट कट ही कर दो, यहाँ पे लिखो द एनएसडीसी focuses on 21 sectors। ठीक है, फॉर स्किल डेवलपमेंट, मतलब 21 सेक्टर्स की जरूरत को पूरा करेगा या 21 स्किल पे। मतलब एनएसडीसी जो लोगों की स्किल डेवलप करता है, तो 21 इंडस्ट्रीज हैं जिनकी जरूरत पूरी होती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन एक सेक्टर है, तो इलेक्ट्रिशियन तो हर एक कंपनी को लगता है, मतलब मोस्टली हर कंपनी को इलेक्ट्रिशियन लगता है। सो एनएसडीसी 21 सेक्टर्स पे फोकस करता है। एंड इट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स all the important skills। ठीक है, which will result more private investment। बहुत सारे प्राइवेट लोग इंटरेस्टेड हैं कमिंग इन एनएसटीसी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे कहां पे? एनएसटीसी में। ठीक है, चलिए द डिटेल्स ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। अब बच्चों एनएसडीसी ने क्या क्या स्कीम्स बनाई हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करें बच्चों। चलिए।